हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 69 यानी कार्यपत्रक संख्या 69 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हमारे हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और इस बार भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उन 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से 3 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे। इट मीन्स दैट आज का हमारा ये एपिसोड, ये वर्कशीट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 69 यानी कार्यपत्रक संख्या 69 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 24 दिसंबर 2020। आज की इस वर्कशीट में हमें टोटल 10 + 4 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि फ्रांस में क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की, यानी फ्रांस की क्रांति के दौरान और क्रांति के बाद कि फ्रांस के जो लोग थे उनमें एकता स्थापित हो। इसके लिए फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए ये हमें बताना है। तो पहला है कि एक नया झंडा अपनाया गया और वो झंडा एकता का प्रतीक था, वो झंडा था फ्रांस का प्रतीक था। इससे लोगों में एक होने का भाव पैदा हुआ। दूसरा कदम उठाया कि फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा घोषित किया गया, यानी जो स्थानीय भाषा थी उनकी बजाय फ्रांसीसी भाषा है उसको अपनाया गया। इससे भी लोगों में एक होने का भाव पैदा हुआ कि हम जो इस भूभाग में रहते हैं, हम सभी जो फ्रेंच लैंग्वेज भाषा को बोल रहे हैं, हम सब एक राष्ट्र के नागरिक हैं। तीसरा, एक समान कानून व्यवस्था को लागू किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि यूरोप में किसी देश में एक समान कानून व्यवस्था थी। एक समान कानून व्यवस्था होने से भी वहाँ के लोगों में एकता का भाव पैदा हुआ, उन्हें लगा कि हम सब एक राष्ट्र का हिस्सा हैं। चौथा जो तरीका था कि एक समान नाप तोल के पैमाने और कर व्यवस्था को अपनाया गया। इससे भी वहाँ के लोगों में एकता स्थापित हुई। और पांचवा जो तरीका था वो था कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार थे वो उस वक्त निकल कर के सामने आए। इसने भी वहाँ के जो लोग थे उनमें एकता स्थापित की। जैसे पितृभूमि, जैसे हम भारत माता बोलते हैं, ऐसे वहाँ पर फादरलैंड बोला जाता है। और ऐसे ही वहाँ पर कि फ्रेंच नागरिक, फ्रेंच सिटीजन जो शब्द बोला गया था, तो इससे भी वहाँ के लोगों में एकता स्थापित हुई। तो ये कुछ कारण थे। इनके साथ साथ हम और भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर हमें और लंबा खींचना हो तो उसके लिए हम जैसे जो नारी रूपक थे, जैसे मरियान है, उसको जो प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया गया था कि फ्रांस का प्रतीक था। तो इस प्रकार के जो प्रतीक थे, इनसे फ्रांस के लोगों में एकता स्थापित हुई और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल और तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। अब हमें सीधे भाषा में कहें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेपोलियन ने जो प्रशासनिक सुधार किए थे वो कौन कौन से थे, ये हमें बताना है। नेपोलियन एक महान प्रशासक थे, तो उन्होंने कई सारे बदलाव किए थे। पहला, उसने प्रशासनिक तंत्र को अधिक तर्कसंगत और प्रभावी बनाया। प्रशासनिक जो तंत्र कैसे कि जैसे ऊपर केंद्रीय जो पूरा यूरोप था उसके अधीन में, उसके बाद उसको राज्य में बांटा गया, उसके बाद जैसे आजकल हम जिले देखते हैं ऐसे उनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया। तो प्रशासनिक तंत्र को तर्कसंगत और प्रभावी बनाया, यानी जो प्रशासनिक डिवीजन किया गया था वो एक समान भी थे। दूसरा जो बड़ा कदम उठाया उसने 1804 में नागरिक संहिता बनाई। सिविल कोड जिसको बोलते हैं, नेपोलियनिक सिविल कोड भी कहा जाता है। एक देश एक कानून की व्यवस्था की स्थापना की, यानी सिविल कोड से क्या हुआ कि पूरे देश में एक जैसा कानून था। इससे भी प्रशासन करना काफ़ी आसान हो गया। तीसरा जो उसने कदम उठाया कि उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। कानून के समक्ष बराबरी मतलब सब एक बराबर थे, ऐसा नहीं था कि कुछ को अलग से अधिकार मिलेंगे, तो सब एक बराबर थे। और साथ ही साथ उसने संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया, यानी लोग अगर अपनी मेहनत से कार्य करें, संपत्ति अर्जित करें, तो वो उसकी संपत्ति उससे सम्राट या सरकार नहीं छीन सकती। तो इससे भी वहाँ के प्रशासन में न केवल सुधार हुआ बल्कि व्यापार इत्यादि में बढ़ोतरी भी हुई।
चौथा जो कदम उसने उठाया कि उसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और एक समान कर व्यवस्था लागू की। जो प्रशासनिक विभाजन थे उनको सरल तो बनाया ही बनाया, एक समान कर व्यवस्था स्थापित हुई। इससे भी फायदा ये मिला कि प्रशासन करना बड़ा आसान हो गया कि एक जैसा कर है, यूनिफॉर्म जो टैक्स सिस्टम लागू किया गया और प्रशासन करना न केवल सरल हुआ बल्कि एकता का भी प्रसार हुआ वहाँ पर। पांचवा जो कदम उठाया उसने सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। सामंती व्यवस्था एक तरीके से बिचौलिए थे राजा के बीच में और वहाँ की प्रजा के बीच में, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उनको भी ख़त्म कर दिया, यानी पूरी तरीके से कानून के समक्ष समानता और कानून का शासन है वो लागू किया गया संपूर्ण यूरोप तथा फ्रांस में विशेष तौर पर। इसके साथ साथ उसने प्रशासनिक सुधार के तहत यातायात व्यवस्था को भी सुधारा, उसके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दिया। और जो संचार व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था थी, उसमें भी कई प्रकार के सुधार किए। तो ये नेपोलियन के थे प्रमुख प्रशासनिक सुधार जिन्होंने यूरोप का पूरा नक्शा बदल दिया था। अब यूरोप का नक्शा कैसे बदल दिया था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर जो यूरोप का हिस्सा था वो फ्रांस और नेपोलियन के अधीन था। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया उसकी तरफ बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार में संस्कृति ने किस प्रकार की भूमिका निभाई। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की भूमिका ये हमें बताना है। तो राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक जुड़ाव को उस वक्त रूमानीवाद कहा गया था, इंग्लिश में रोमांटिज्म कहा जाता है। तो ये कौन सा आंदोलन का नाम दिया गया था, रूमानीवाद इसको कहा गया था। अब ये राष्ट्रवाद क्या है ये भी समझ लेते हैं कि राष्ट्र के प्रति जो लगाव है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति जो प्रेम है या एक होने का भाव है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो पहले यूरोप में ये कहीं पर भी देश नहीं होते थे, ज़मीनें होती थी, कब्जा होता था, राजा बनते थे जहाँ जितना कब्जा हो गया। राष्ट्र बाद में बने, जो हम फ्रांस, जर्मनी, इटली या हमारे देश की बात करें। तो ये राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसमें संस्कृति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको कहा गया था रूमानीवाद। ओके, तो इसकी भूमिका क्या थी ये हमें बताना है। तो पहला लोक संस्कृति की बात करेंगे, जैसे लोक संगीत, लोक काव्य और लोक जो नृत्य थे, उनके माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रचारित और प्रसारित किया गया। इसके द्वारा जो लोक संगीत था, लोक काव्य था, लोक नृत्य थे, इससे लोगों में एकता स्थापित हुई कि अगर हमारा लोक काव्य या लोक नृत्य या लोक संगीत एक जैसा है, इसका मतलब हम एक राष्ट्र से जुड़े हुए। साथ ही साथ जो देश के इतिहास को आम लोगों तक पहुंचाया गया था इन्हीं लोक काव्यों और लोक संगीतों के द्वारा। दूसरा था, इसमें भाषा ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी सांस्कृतिक विकास में या रोमानीवाद में। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं पोलैंड का। पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में भाषा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के तौर पर देखी गई थी। उस वक्त रूस में पोलिश भाषा के ऊपर रोक लगा दी गई थी, प्रतिबंध था। तो वहाँ के लोग जानबूझकर पोलिश भाषा बोलते थे ताकि वो अपने संघर्ष को रूस के खिलाफ जारी रख सकें। तो जो भाषा थी उसने भी वहाँ के लोगों को जोड़ा, जैसे जर्मन बोलने वालों को जर्मनी के साथ जोड़ा, फ्रेंच बोलने वालों को फ्रांस के साथ जोड़ा, और लोगों में वो एकता स्थापित हुई कि हाँ, हम एक राष्ट्र का हिस्सा हैं। उसके बाद संगीत है, उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा इस रोमानीवाद में। केरोल, एक पोलिश नागरिक, ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत में गुणगान किया और पोलनेश और माजोर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल कर रख दिया। यानी ये प्रतीक हो गए थे जो एक राष्ट्र की पहचान बन गए थे, एक संस्कृति की पहचान बन गए थे। तो ऐसे लोकगीत, लोक संस्कृति, भाषा, लोक संगीत है, इन्होंने वहाँ के लोगों में एकता का भाव पैदा किया, उनको अपनी संस्कृतियों से जोड़ा और इससे राष्ट्रवाद को बल मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th, 5th और 6th 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और ब्रिटेन का एकीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है इस चैप्टर के। पहला जो हमारा 4th क्वेश्चन दिया गया कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास है वो 1848 में किया गया था, जो असफल रहा था। जब फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन हुआ था तो वो पहला प्रयास था। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण की बागडोर है वो पर्शिया ने संभाल ली थी। जर्मनी का मुख्यमंत्री यानी कि पर्शिया का मुख्यमंत्री जर्मन एकीकरण का सूत्रधार था, जिसका नाम था बिस्मार्क। पर्शिया ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध लड़े,
तीनों में जर्मनी यानी पर्शिया के हाथ विजय प्राप्त होती है और जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया है वो 1871 में पूर्ण हो जाती है। पर्शिया के शासक केसर विलियम फर्स्ट है। केसर विलियम फर्स्ट यानी केसर विलियम प्रथम भी कह सकते हैं, वो जर्मनी के शासक बनते हैं। तो हमें ये प्रश्न लिखना है जिसमें हमने 6 पॉइंट्स यहाँ पर बनाए। तो यहाँ पर आप हेडिंग बनाओगे ताकि आपको पूरे अंक मिल सके। तो जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया लंबी और जटिल थी। 1848 में पहला प्रयास किया गया था जो असफल रहा था। उसके बाद जो बागडोर किसने संभाली? पर्शिया ने। पर्शिया क्या था? जर्मनी का एक भाग था, उसने संभाली थी। और इसमें पर्शिया का मुख्यमंत्री बिस्मार्क था, वो इस एकीकरण का सूत्रधार जिसने लो रक्त की नीति को अपनाया था। और उसी के नेतृत्व में 3 युद्ध लड़े गए थे एकीकरण के लिए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। और 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। केसर विलियम प्रथम है, वो जर्मनी के सम्राट बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया हमें बतानी है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इटली का एकीकरण भी एक लंबी और काफी जटिल पेचीदा प्रक्रिया थी। प्रारंभ में इटली 7 भागों में विभाजित था, 7 टुकड़ों में बंटा हुआ था। इनमें से सबसे जो शक्तिशाली टुकड़ा था वो था सार्डिनिया पिडमांट का। इटली के एकीकरण का पहला प्रयास है वो मेजनी के द्वारा किया गया था, हालांकि वो प्रयास असफल रहता है। मेजनी यंग इटली, यंग यूरोप जैसे संगठन भी बनाते हैं, लेकिन इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाता। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमांट के मुख्यमंत्री कावुर और गेरिबाल्डी की भूमिका प्रमुख थी। कावुर को इटली का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इटली के एकीकरण के जो आंदोलन है उसका नेतृत्व है वो सार्डिनिया पिडमांट करता है, यानी कि जो 7 भाग थे उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण भाग था सार्डिनिया पिडमांट। तो उसी के नेतृत्व में 1859 में फ्रांस के साथ संधि करके ऑस्ट्रिया को हराया जाता है, जो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि इटली के कुछ हिस्से पर कब्जा ऑस्ट्रिया का था। 1861 में सिसिली के विलय के साथ इटली का एकीकरण है वो पूरा होता है और विक्टर एमुअल जो है वो इटली के सम्राट घोषित किए जाते हैं। विक्टर एमुअल कौन थे? ये सार्डिनिया पिडमांट के शासक थे जिनको वहाँ का सम्राट घोषित किया जाता है और रोम वहाँ की राजधानी बनती है। तो इस तरीके से 1861 में इटली का एकीकरण है वो पूरा होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। चर्चा कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमें जो ब्रिटेन है उसके एकीकरण की प्रक्रिया को बताना है कि उसका एकीकरण कैसे होता है, कैसे ब्रिटेन बनता है। तो ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया जर्मनी और इटली से अलग थी और अनोखी थी। अनोखी इसलिए थी कि लंबी तो थी, उनकी भी थी, अनोखी इसलिए थी क्योंकि ये एकीकरण बिना किसी युद्ध के हुआ था। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन की जगह 4 स्वतंत्र राष्ट्र थे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, यानी ब्रिटेन था ही नहीं। 1688 में इसकी शुरुआत होती है प्रक्रिया की, जब ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र की स्थापना होती है। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन होता है तथा स्कॉटलैंड और वेल्स है वो इसका हिस्सा बन जाते हैं। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक ब्रिटेन में शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरीके से 1801 में ब्रिटेन का एकीकरण है वो पूरा होता है और एकीकरण होने के बाद एक यूनियन जैक यानी कि वहाँ का जो झंडा है ब्रिटेन का वो अपनाया जाता है और गॉड सेव आवर नोबल किंग ये वहाँ का राष्ट्रगान अपनाया जाता है। तो ऐसे कुछ प्रतीक अपनाए जाते हैं जिससे ब्रिटेन का एकीकरण है वो कंप्लीट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन हमें दिया गया है। 7वां जो क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, ये हमें बताना है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की हमने बात कर ली कि राष्ट्रवाद मतलब देश से लगाव, देश से जुड़ाव या देश से जो हमारा प्रेम है उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हम भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो उस वक्त जो हम भूल जाते हैं कि हम कौन से हिस्से से हैं, हम केवल एक साथ खड़े नजर आते हैं, वो राष्ट्रवाद होता है। या जब राष्ट्रगान हो रहा होता है तब हमारे मन में जो भावना होती है वो राष्ट्रवाद होता है। ओके, यानी कि राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कई सारे कारण उत्तरदायी थे। पहला था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, कि फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, एकता इस प्रकार के कई विचार दिए थे और इन विचारों से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। यानी बाकी देशों में भी ऐसी भावना विकसित हुई कि अगर हमारी संस्कृति, हमारी भाषा एक जैसी है तो हम एक राष्ट्र का हिस्सा हैं।
दूसरा था दार्शनिकों के विचार। उस समय के जो दार्शनिक थे उनके विचारों ने भी यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में काफ़ी बड़ा योगदान दिया और प्रेरित किया कि वो भी राष्ट्र राज्यों का गठन करें। तीसरा कारक था भाषा तथा संस्कृति। वहाँ के लोगों की एक भाषा और एक जैसी संस्कृति, एक जैसा इतिहास जो था, उसने भी राष्ट्र राज्यों के गठन में और राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। जैसे जो इटालियन भाषा थी उसने इटली में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जर्मन भाषा ने जर्मनी में राष्ट्रवाद के विकास को बढ़ावा दिया, ऐसे ही पोलिश भाषा ने पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास को बढ़ावा दिया। उन लोगों को लगा कि हमारी भाषा एक जैसी है तो हम एक देश का हिस्सा हैं, एक राष्ट्र का हिस्सा हैं, कॉमन है हमें सब कुछ। इसके साथ साथ मध्यम वर्ग का उदय है, जिन्होंने इस क्रांति को, इस राष्ट्रवाद के विचार को आगे लेकर के गए, उसका भी एक बड़ा योगदान था। ये मध्यम वर्ग जो था वो पढ़ा लिखा वर्ग था, संपन्न वर्ग था और इसका योगदान काफ़ी बड़ा रहा, जिन्होंने विभिन्न जो देशों में राष्ट्रवाद के आंदोलन चले थे उसका नेतृत्व किया था। नेपोलियन की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रही थी। नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा जमा लिया था। उसने एक जैसे नापतोल के पैमाने, एक जैसे प्रशासनिक तंत्र है, एक जैसा कानून है, एक जैसी मुद्रा इत्यादि लेकर के आए। इससे वहाँ के लोगों में एकता स्थापित हुई और जिन्होंने आगे चल के राष्ट्रवाद के विकास में बड़ा योगदान दिया। तो ये 5 मुख्य कारण है। इसके साथ साथ हम छठा कारण जो जोड़ सकते हैं, जैसे नारी रूपक है या झंडा है। तो इन कारकों ने भी वहाँ के लोगों को अपने देश से जोड़ा और राष्ट्रवाद को और अधिक बल मिला। आपका ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कंसेप्ट बेस्ड के तरीके से अगर हम चलते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये चैप्टर हमें समझना बड़ा आसान हो जाता है। मैंने इस चैप्टर की वीडियो है ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो को देखिए, 2 घंटे में पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यानी हमें दोहराई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसी लगी वीडियो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन जो दिया गया है। 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1804 में नेपोलियन कोड या फिर इसको हम सिविल कोड या नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं, वो लेकर के आते हैं नेपोलियन। तो इसके प्रावधान क्या थे, यानी कि इसके तहत क्या क्या हुआ था। तो पहला, कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई थी, यानी अब नेपोलियन कोड के बाद सभी लोग कानून के सामने एक बराबर थे, जैसा कि अब हमारे देश में है। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया था कि लोगों की जो संपत्ति है, जो अपनी मेहनत से उन्होंने कमाया है, उसको सरकार नहीं छीन सकती। तीसरा, सरलीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की गई, यानी प्रशासनिक व्यवस्था उसको और अधिक सरल किया गया। पूरे देश को कुछ भागों में बांटा गया, उसके बाद और छोटी यूनिट में बांटा गया, तो प्रशासन करना काफ़ी आसान किया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यानी जो बिचौलिए थे जिसके कारण किसानों के, मजदूरों के हालात खराब थे, उस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया गया। किसानों को बेगार और बंधुआ मजदूरी से मुक्त कर दिया गया। अब किसान अपनी ज़मीनों पर कृषि कर सकते थे, उन्हें केवल केंद्रीय सरकार को ही कर देने होते थे। गिल्ड से प्रतिबंध हटा लिए गए थे। गिल्ड जो व्यापारियों की यूनियन थी, उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए गए थे ताकि व्यापार है उसको बढ़ावा मिले। और इस नेपोलियन कोड के द्वारा एक समान कर की व्यवस्था भी लागू की गई, यानी पूरे देश में एक जैसे कर हुए। इससे भी वहाँ पर एकता भी स्थापित होती है। एक जैसे कर, एक जैसे नापतोल के पैमाने, एक जैसे कानून व्यवस्था है वो स्थापित की जाती है नेपोलियन कोड के द्वारा। इसके साथ साथ एक और बड़ा कदम था, वो ये था कि जन्म आधारित जो विशेषाधिकार थे वो भी खत्म कर दिए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 9th है, 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला था। तर्कों सहित कथन की व्याख्या कीजिए, हमें बताना कि कैसे। तो 1830 के दशक में यूरोप की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, समस्या बढ़नी थी। दूसरा था, इस दौरान बेरोजगारी में बढ़ोतरी होती है, तो ये भी एक आर्थिक समस्या थी। तीसरा, औद्योगिक विकास की शुरुआत हो चुकी थी। इसके कारण जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो बर्बाद हो गए थे। बेरोजगारी में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। चौथी जो समस्या थी कि यूरोप के कई हिस्सों में इस दौरान अनाज की कमी का भी सामना करना पड़ा, भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए थे। इसने वहाँ की आर्थिक समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो इसलिए कहा जाता है कि 1830 का दशक है वो यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों वाला था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन दिया गया, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक के रूप में परिवर्तित हो गए थे, यह हमें बताना है।
उदाहरण भी हमें एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ओके, सो 19वीं सदी में यूरोपीय राष्ट्रों को नारी रूपक के रूप में प्रदर्शित किया गया था। जैसे भारत में भारत माता के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे यूरोप में किया गया था। इन काल्पनिक रूपकों को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक दिखाया गया था, राष्ट्र का प्रतीक दिखाया गया था। इससे यूरोपीय जो देश थे उसमें राष्ट्रवाद के विकास में काफ़ी मदद मिली थी। और जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जर्मनी में जर्मेनिया और फ्रांस में मरियान थे, वो इसी प्रकार राष्ट्र के रूपक चित्र थे। सो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में स्रोत आधारित प्रश्न है। हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें भी। पहला जो क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? आपके 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक और इतिहासकार था जिसने राष्ट्र के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या है, हमें यह बताना है। किसके अनुसार? अर्नेस्ट रेनन के अनुसार। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यानी कि त्याग या प्रयास या जो उसके प्रति जो जुड़ाव होता है उसका चरम बिंदु वो राष्ट्र होता है। किसके अनुसार? अर्नेस्ट रेनन के अनुसार। उसके बाद सी दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है? तो राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर राष्ट्र नहीं होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी, स्वतंत्रता का भी लोप हो जाएगा यानी गायब हो जाएगी। तो इसलिए राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी होता है। नेक्स्ट जो दिया गया है डी, जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है। राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए कि राष्ट्र क्या होता है। यह हमें बताना है कि राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के समूह को कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र है एक जैसा, उसके लोगों के समूह को हम राष्ट्र कहते हैं। ऐसा समूह जिसका इतिहास, परंपरा या पूर्वज साझे हो और साथ साथ जीने की इच्छा हो, उसे हम राष्ट्र कहेंगे। जैसे भारत एक राष्ट्र है। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आज की वर्कशीट काफ़ी लेंथ थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको ये बताना है, आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेपोलियन की हार है किस युद्ध में होती है? नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था, ये आप जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।